Good morning students. Today we will discuss about ionization energy and its variation across the period and in the group. Now first of all, what is ionization energy? This is also called ionization potential. अब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है प्रेजेंट हैं एटम के अंदर दैट आर अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस, ठीक है। तो अगर अब आपको किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो यू हैव टू सप्लाई एनर्जी। तो जो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के लिए दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। तो क्या हो गई डेफिनेशन? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। और एक्यूरेटली आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आपको रिमूव करना है तो वो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होगा फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैशियस एटम। तो जो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, जैसे कि सपोज करो आपका कोई भी एटम है एम, गैशियस एटम है गैशियस स्टेट में, और आप इसमें कितनी एनर्जी दें कि आपका उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए, तो दैट एनर्जी इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। It is also called ionization potential since it is the minimum potential required to remove the most loosely bound electron from an isolated atom to form gaseous cation। आपका gaseous cation बनेगा, ठीक है। और यूनिट्स क्या रहेंगे? इट इज़ मेजर्ड इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में करेंगे या किलो जूल पर मोल की फॉर्म में करेंगे। क्या होता है आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर पर एटम की बात करते हैं तो वो आपका 96.49 किलो जूल पर मोल के इक्विवेलेंट होता है। तो आइदर यू स्टडी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट और किलो जूल पर मोल, और यू कैन से किलो कैलोरी पर मोल की फॉर्म में आप इसको यूनिट आप इसके लिखेंगे। स्मॉलर इज़ द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, जितनी अब आपकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी, ईजियर इज इट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम। यानी कि जितनी जल्दी आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं किसी भी एटम से, उतनी ही आपकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी, क्योंकि आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी जितनी जल्दी आप कर सकते हैं, और जितनी डिफ़िकल्टली आप कर सकते हैं उतनी ही आपकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। नाउ व्हाट आर फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी? किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है आयनाइजेशन एनर्जी? तो फर्स्ट इट डिपेंड्स अपॉन द साइज़ ऑफ एटम। अब क्या होगा, जितना साइज़ एटम का ज़्यादा होगा उतनी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। क्यों? क्योंकि जितना एटम का साइज़ ज़्यादा होगा उतना ही आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा न्यूक्लियस से, यानी कि दैट विल बी टाइटली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस। जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो कम होंगे, तो इसलिए आप आउटर इलेक्ट्रॉन को जल्दी रिमूव कर सकते हैं। तो जितना ईजियर आप रिमूव कर सकते हैं उतनी आयनाइजेशन एनर्जी आपकी कम होगी, ठीक है। तो जैसे अल्कली मेटल्स के केस में सीजियम की कम होगी रुबीडियम से, देन पोटाशियम, देन सोडियम एंड देन लिथियम। क्योंकि लिथियम का साइज़ स्मॉल है, लिथियम का साइज़ स्मॉल होने की वजह से क्या होगा कि जो लिथियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है दैट विल बी हेल्ड टाइटली बाय द न्यूक्लियस। तो उसको रिमूव करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो आयनाइजेशन एनर्जी आपकी ज़्यादा होगी, ठीक है। और जबकि सीजियम का साइज़ बड़ा है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है उसके बीच में और न्यूक्लियस के बीच में बहुत टाइटली अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होंगे, तो वो इजीली आप रिमूव कर सकते हैं, इसीलिए आपकी आयनाइजेशन एनर्जी कम रहेगी, ठीक है। सेकेंड फैक्टर इज़ न्यूक्लियर चार्ज। अब जितना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल, क्योंकि जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही जो इलेक्ट्रॉन्स है आउटर शेल के या वैलेंस शेल के, तो वो ज़्यादा टाइटली हेल्ड होंगे बाय द न्यूक्लियस, ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे उनके बीच में, और जितने ज़्यादा आपके टाइटली हेल्ड होंगे इलेक्ट्रॉन्स बाय द न्यूक्लियस उतनी ही आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन
रिमूव करने के लिए इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी जो है दैट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। तो आप जैसे ये केस दे सकते हैं, नियॉन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन लिया आपने, न्यूक्लियर चार्ज नियॉन का 10 है, यहाँ 9 है, ऑक्सीजन में 8 है, 7 है और 6 है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, नियॉन की सबसे ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन, क्योंकि जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है। देन थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इफेक्ट, एक नया इफेक्ट आप इसमें पढ़ते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन। अब जैसे जैसे इनर इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है वैसे वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। ठीक है। तो सबसे पहले तो शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है। अब शील्डिंग इफेक्ट क्या है कि जो आपके मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है, यानी कि जिसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो उसके अंदर क्या है, सेंटर में आपका ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है और बहुत सारे ऐसे शेल प्रेजेंट हैं। तो ये मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है और हमें ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका रिमूव करना है। ठीक है। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में क्या होता है, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है दैट फील्स अट्रैक्टिव फोर्स फ्रॉम द न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के बीच में और इसके बीच में तो क्या होंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट होंगे। ठीक है। लेकिन दिस इलेक्ट्रॉन फील्स रिपल्सिव फोर्सेस किसकी वजह से, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द इनर शेल्स। तो ओवरऑल इफेक्ट क्या हो जाता है, आपका इन ओपोजिंग फोर्सेस हैं तो जिसकी वजह से अट्रैक्टिव फोर्स आपका समवट रिड्यूस हो जाता है बाय द रिपल्सिव फोर्स। यानी कि यू कैन से कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं दे डू नॉट फील द फुल चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। ठीक है। एग्जैक्टली जो इतना आपका होना चाहिए वैलेंस शेल और आपका यू कैन से न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस उतने नहीं हो पाते। तो जो एक्चुअल चार्ज होता है फेल्ट बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और रिपल्सिव फोर्स जो होते हैं फेल्ट बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसकी वजह से, ड्यू टू इनर शेल्स की वजह से, दैट इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट या शील्डिंग कांस्टेंट आप उसको कहते हैं। तो जेड इफेक्टिव इन जनरल क्या हो जाता है, जेड इफेक्टिव हो जाएगा टोटल न्यूक्लियर चार्ज जेड माइनस एस, स्क्रीनिंग कांस्टेंट या शील्डिंग कांस्टेंट। अब जितने नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स जितने ज़्यादा होंगे उतना ही स्क्रीनिंग इफेक्ट लार्ज होगा। ठीक है। स्क्रीनिंग इफेक्ट लार्ज होगा, रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा हो गए तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो आपका उतना ही कम होगा, और जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा उतनी ही आपकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। यानी कि इन जनरल क्या है, जितना इनर इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट होगा उतनी ही आयोनाइजेशन एनर्जी आपकी कम होगी। राइट। देन नेक्स्ट इफेक्ट इज पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आयोनाइजेशन एनर्जी जो है दैट इंक्रीजेज एज पेनिट्रेशन इफेक्ट इंक्रीजेज। अब ये भी मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में होगा। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट हैं दे हैव मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग फाउंड नियर द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा पास होंगे, एंड दिस प्रोबेबिलिटी जो है दैट डिक्रीजेज इन केस ऑफ पी डी एंड एफ ऑर्बिटल। यानी कि यू कैन से जो एस इलेक्ट्रॉन्स है दैट आर मोर पेनिट्रेटिंग टुवर्ड्स द न्यूक्लियस देन पी एंड देन डी एंड एफ। तो ये पेनिट्रेशन इफेक्ट का ऑर्डर रहेगा, एस मोर पेनिट्रेटिंग देन पी देन डी एंड देन एफ। ठीक है। अब जितनी पेनिट्रेशन पावर इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होगी वो न्यूक्लियस के उतने ही पास होगा, और न्यूक्लियस के जितने पास होगा दैट विल बी हेल्ड टाइटली बाय द न्यूक्लियस, और जितना टाइटली हेल्ड होगा उतनी ही आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी आपकी ज़्यादा होगी। ठीक है। तो इट मीन्स यू हैव टू रिक्वायर मोर एनर्जी to remove an s electron rather than p or d or f। ठीक है। तो शील्डिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी कम, और पेनिट्रेशन इफेक्ट जितना ज़्यादा उतनी ही आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा। देन नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
अब आपको पता है, हमने लास्ट चैप्टर में भी किया था कि अगर आपकी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली हाफ फिल्ड होती है या कम्प्लीटली फिल्ड होती है तो दैट इज़ एक्स्ट्रा स्टेबल, दैट हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। ठीक है, क्यों स्टेबिलिटी हो जाती है ये हमने पढ़ा था, सिमेट्री की वजह से, एक्सचेंज एनर्जी की वजह से। तो जहाँ जहाँ आपकी अब कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो जाएगी और कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगी, वहाँ आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और आपका रैंडम ऑर्डर हो जाएगा। अब नोबल गैसेस जो हैं दैट हैव हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल। क्यों नोबल गैसेस की हाईएस्ट होगी? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है दैट इज़ फुल्ली फिल्ड, Ns2Np6। ठीक है, अब अगर और बात करें बेरिलियम की, हाई होगी बोरोन से, क्योंकि बेरिलियम की देखो कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 और बोरोन की है 1s2 2p1। तो बेरिलियम के केस में क्या है, एक तो फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉन है, फुल्ली फिल्ड होने की वजह से, और बेरिलियम में आपको एस से भी निकालना है, पेनिट्रेशन इफेक्ट भी हो गया। ठीक है, तो दैट्स वाई बेरिलियम की ज़्यादा होगी। लाइकवाइज मैग्नीशियम की ज़्यादा होगी एल्यूमिनियम से। ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो 3s2 फुली फिल्ड है और एल्यूमिनियम में पार्शियली फिल्ड है। ऐसे ही नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी ऑक्सीजन से, क्योंकि नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है, देखो 1s2 2s2 2p3, और जबकि ऑक्सीजन की है 1s2 2s2 2p4। ठीक है, इसी वजह बिल्कुल सेम की वजह से फास्फोरस की जो आयनाइजेशन एनर्जी है ज़्यादा होगी सल्फ़र से, क्योंकि फास्फोरस एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है और सल्फ़र पार्शियली है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जितनी ज़्यादा स्टेबल होगी उससे आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी आपकी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये था आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। नाउ वी स्टडी इट्स वेरिएशन अक्रॉस द पीरियड। जब हम पीरियड में अब लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो आपको पता है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और एटॉमिक साइज़ कम होता है। ठीक है, एटॉमिक साइज़ कम हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, दोनों फैक्टर्स की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी आपकी बढ़ती है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर बहुत सारी एक्सेप्शंस हो जाएंगी। अब एक्सेप्शंस क्यों होंगी? ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये ऊपर भी हमने पढ़ लिया कि बेरिलियम की ज़्यादा होगी बोरोन से, क्योंकि बेरिलियम में फुल्ली फिल्ड है, और सेकंड रीज़न बेरिलियम में 2s से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है और s इज़ मोर पेनिट्रेटिंग टुवर्ड्स द न्यूक्लियस देन p। ठीक है, तो इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी जो है आपकी बेरिलियम की ज़्यादा होगी बोरोन से। इसी तरह ऑक्सीजन की कम होगी नाइट्रोजन से, क्योंकि नाइट्रोजन की आपकी एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है, और नियोन की और फ्लोरीन और ऑक्सीजन की कंपैरिजन करना है तो नियोन की ज़्यादा होगी देन फ्लोरीन एंड देन ऑक्सीजन। राइट, नाउ वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन अ ग्रुप। अब जब हम ग्रुप में मूव करते हैं, यानी कि टॉप से बॉटम मूव करते हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है आपकी वो कम होगी। क्यों? क्योंकि जब हम ग्रुप में मूव करते हैं न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज आपका बढ़ रहा है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, और शील्डिंग इफेक्ट आपका जो है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम आपका ज़्यादा होता जाएंगे जब आप नीचे मूव करेंगे। तो अब आपका जो इफ़ेक्ट है एटॉमिक साइज़ का और शील्डिंग इफेक्ट का, दैट इज़ मोर देन दैट ऑफ इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज की वजह से तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, लेकिन क्या होता है एटॉमिक साइज़ और शील्डिंग इफेक्ट का जो आपका इफेक्ट है दैट इज़ मोर प्रोनाउंस्ड देन द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स बिकम लेस एंड लेस फर्मली अटैच्ड टू द न्यूक्लियस। That's why ionization energy decreases in the group। जब आप ग्रुप में मूव करते हैं तो आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। राइट, नेक्स्ट है आपका सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। अब सक्सेसिव क्या होता है, नेम से ही पता चल रहा है, एक के बाद एक, यानी कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव the most loosely bound electron from isolated gaseous atom, that is called first ionization energy। एक इलेक्ट्रॉन जब आपने निकालना है तो आप उसको
फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे और IE1 से डिनोट करेंगे, ठीक है। और द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सेकेंड एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड नाउ सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे मेटल है, मेटल में आपने IE1 फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी दिया तो आपका एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, ठीक है। अब इसमें आपने सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी देनी है IE2, तो अब इससे सेकंड भी रिमूव हो जाएगा और ये चेंज हो जाएगा M2+ और इलेक्ट्रॉन में। और इसमें अब आप IE3 देंगे तो आपका ये चेंज हो जाएगा M3+ में और एक इलेक्ट्रॉन आपका और रिमूव हो जाएगा। तो पता चल गया क्या है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड के लिए सेकंड और थर्ड के लिए थर्ड। तो यानी कि द आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सब्सिक्वेंट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एटम इन गैसियस स्टेट, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, राइट। नाउ it was found that third ionization energy is always greater than second than first। तो ये आप अब समझ भी रहे होंगे क्यों, क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद एटम किस में चेंज हो जाता है, मोनोवेलेंट कैटायन में चेंज हो जाता है, M+ में चेंज हो जाएगा, ठीक है। M+ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके ऑलरेडी कम हो गए और न्यूक्लियर चार्ज सेम है, ठीक है। अब क्या होगा, जिसकी वजह से कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टाइटली हेल्ड हो जाएंगे बाय द न्यूक्लियस एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रिमूव द सेकंड इलेक्ट्रॉन। दैट्स व्हाई सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। और इसी तरह रिमूवल ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, अब उससे क्या हो गया, आपका डाई पॉजिटिव आयन बन गया। अब डाई पॉजिटिव आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और कम हो गए और न्यूक्लियर चार्ज सेम है, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस और ज़्यादा हो जाएंगे, तो आपको थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई योर थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ ग्रेटर देन सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी विच इज़ ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, राइट। तो दिस वॉज ऑल अबाउट आयोनाइजेशन एनर्जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।